Hello viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. In this video I am going to teach you compound sentence. Okay, so without losing any time, let us start studying compound sentence. So first of all, see the definition of a compound sentence. A sentence having two or more than two finite verbs along with a coordinating conjunction is called compound sentence. एक सीधी सी डेफिनेशन है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि एक सेंटेंस जिसमें टू और मोर देन टू फाइनाइट वर्ब्स हो, ठीक है, और उनके साथ में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी हो, तो हम कहते हैं कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को अगर आपको जानना है तो हमारे दूसरे वीडियोस में जाना पड़ेगा, और जिनमें हमने फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स को डिफाइन किया हुआ है, जहां हमने सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस में डिवीजन बताया है. उन वीडियोस में जाइए, वहां आपको ये देखने को मिल जाएगा. चलिए यहाँ एग्जांपल देखते हैं. ही नीदर केम नॉर रोट एनी लेटर टू मी. अब देखिए यहाँ हमने टू वर्ब्स को यूज किया है, केम एंड रोट. फाइनाइट वर्ब्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस का टेंस चेंज करके देखते हैं. अगर हम दूसरे टेंस में लिखते हैं और उसमें जो वर्ब चेंज हो जाएगी वो फाइनाइट है, जो चेंज नहीं होगी वो नॉन फाइनाइट है. अगर इसका हम टेंस चेंज करें, ये अभी सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है, तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखना चाहें तो हो जाएगा ही नीदर कम्स नॉर राइट्स एनी लेटर टू मी. तो केम भी चेंज हो गई और रोट भी चेंज हो गई, यानी दोनों फाइनाइट है. और नीदर नॉर जो हमारा कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया. ही ट्राइड हिज बेस्ट बट फेल्ड इन हिज मिशन. तो एक तो ट्राइड है वर्ब, एक फेल्ड है. हम जरा चेंज करके देखें टेंस के, ही विल ट्राई हिज बेस्ट बट फेल इन हिज मिशन. अगर फ्यूचर में लिखेंगे तो ये ट्राइड भी चेंज हो जाएगी और फेल्ड से फेल लिखना पड़ेगा. तो ये दोनों फाइनाइट हैं, ये भी फाइनाइट है, और बीच में जो ये कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग है, ये भी आपका कंपाउंड सेंटेंस है. आगे बढ़ते हैं थोड़ा. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड देयर फंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, उनके फंक्शन क्या है, वो कब और कैसे यूज किए जाते हैं. द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर एंड. एक एंड आपका इसमें आता है, जो ग्रुप में आता है, बोध के साथ में एंड आता है, एक एंड अकेले आता है. तो एंड, बोध एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर है. यट, बट, स्टिल, वेयर एज, while, so, therefore, hence, for. फॉर भी कंजंक्शन होता है. अगर फॉर के बाद में पूरा सेंटेंस आया तो फिर ये कंजंक्शन है, और इसका मीनिंग बिकॉज होता है. बिकॉज लेकिन आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और फॉर आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ये और, अदरवाइज, एल्स, नीदर नॉर, ये पेयर है. आइदर और, एटसेट्रा, ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. अब जरा देखिए यूज कैसे होते हैं. टू सीरियल एक्शंस आर ज्वाइंड बाय एंड. अगर टू एक्शंस सीरियल एक्शंस हैं, एक के बाद दूसरी हुई है, तो फिर वो एंड से ज्वाइन होते हैं. एंड का यूज सीरियल एक्शंस को ज्वाइन करने के लिए. शी टुक बाथ देन शी वेंट टू द टेम्पल. अब सीरियली हुई एक्शन, ये पहले हुई इसके बाद ये हुई, तो हम एंड से ज्वाइन कर सकते हैं. शी टुक बाथ एंड वेंट टू द टेम्पल. ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही स्टार्टेड प्लेइंग. इसके बाद में ये एक्शन सीरियल में हुई है, तो ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड स्टार्टेड प्लेइंग. फिर देखिए एडिशनल एक्शन मेरिट, डीमेरिट इज ज्वाइंड बाय एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो. अब देखिए एडिशनल एक्शन किसको कहते हैं. जैसे एक ही नेचर की टू एक्शंस की गई हैं, तो एक नेचर की एक तो पहले हो ही चुकी थी, और उसी सेम नेचर की एक्शन अगर होती है तो उसको हम एक्स्ट्रा या एडिशनल एक्शन कहते हैं. और एक कैरेक्टर की एक गुड क्वालिटी मेरिट कर रहा है एक सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में भी उसकी गुड क्वालिटी ही जो है उसकी मेरिट को यानी गुड क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है. तो दोनों ही एक नेचर के जो है एडजेक्टिव हैं, वो एक ही तरीके की क्वालिटी बता रहे हैं, तो फिर उनको भी हम इन्हीं कंजंक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं. ऐसी डीमेरिट का है, जरा देखते हैं कैसे.
he helped me with money, उसने मेरी मनी से हेल्प की, ठीक है। ही गेव मी मॉरल सपोर्ट ऑल्सो। अब देखो इस एक्शन का नेचर देखिए, ही ने जो एक्शन की वो मी को है एक सपोर्ट देने वाली थी, और ही गेव मी मॉरल सपोर्ट, ये भी सपोर्ट देने वाली थी, नेचर सेम है। तो इसको हम ये कहेंगे, एक तो ये बेनिफिट देने वाली, मी को बेनिफिट देने वाली एक्शन कर चुका था, तो दूसरी जब उसने उसी नेचर की एक्शन की तो इसको हम एडिशनल एक्शन कहेंगे। तो इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं कि ही नॉट ओनली हेल्प्ड मी विद मनी बट ऑल्सो गेव मी मॉरल सपोर्ट। अब इसी को हम एंड से एज वेल एज एंड बोथ एंड इनसे भी कर सकते हैं। ही हेल्प्ड मी विद मनी एज वेल एज गेव मी मॉरल सपोर्ट। फिर मैंने किया कि ही हेल्प्ड मी विद मनी एंड गेव मी मॉरल सपोर्ट ऑल्सो। इस तरीके से हम इनको ज्वाइन करते हैं। ही इज वेरी हैंडसम। अब देखिए वेरी हैंडसम क्या है, ये एक मेरिट है, ये गुड क्वालिटी है ही की, और एक और गुड क्वालिटी दे दी, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो एक सेंटेंस आपको एक मेरिट दे चुका था, तो ये एडिशनल मेरिट है उसकी, और हम इसको इन्हीं कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे। ही इज नॉट ओनली वेरी हैंडसम बट ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। ही इज वेरी हैंडसम एज वेल एज इंटेलिजेंट। ही इज बोथ वेरी हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, बोथ एंड का यूज हो गया। फिर ही इज वेरी हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, हम बोथ ना लगाएं तो हम अकेले एंड से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनका हम यूज करते हैं। फिर देखिए थर्ड रूल, इफ वन सेंटेंस इज टेलिंग रीजन एंड द अदर इज टेलिंग रिजल्ट, द रिजल्ट शोइंग सेंटेंस इज ज्वाइंड बाय सो, देयरफॉर और हेंस। ये थ्री कंजंक्शंस हैं जो रीजन से रिजल्ट को ज्वाइन करते हैं। जैसे देखिए, ही इज ओवरवेट, ही कैन नॉट कीप पेस विद अस, वो हमारे साथ अपनी स्पीड मेंटेन नहीं कर सकता चलने में। कीप पेस का मतलब है चलने में जो आप एक दूसरे के साथ स्पीड मैच करते हैं वो। तो ही इज ओवरवेट, अब ये रिजल्ट है, ये रीजन है, ये रिजल्ट है, तो चाहे सो यूज करिए, देयरफॉर या हेंस। तो ही इज ओवरवेट सो ही कैन नॉट कीप पेस विद यू, देयरफॉर ही कैन नॉट कीप पेस विद यू, हेंस ही कैन नॉट कीप पेस विद यू। फिर देखिए ये क्या है, दे वर वेरी पुअर, दे कुड नॉट अफोर्ड अ कार। अब ये रीजन है और ये रिजल्ट है। फिर देखिए सो देयरफॉर या हेंस का यूज करेंगे। दे वर वेरी पुअर सो दे कुड नॉट अफोर्ड अ कार, देयरफॉर दे कुड नॉट अफोर्ड अ कार, और हेंस दे कुड नॉट अफोर्ड अ कार। अब देखो ये तो हमने रीजन से रिजल्ट को ज्वाइन किया। अगर ये रिजल्ट वाला पार्ट पहले हो, रीजन को उसके बाद में जोड़ना हो तो क्या करेंगे। If one sentence is telling reason and the other is telling result, the reason showing sentence is joined by for। तो हम for से ज्वाइन करते हैं इसको, क्योंकि because नहीं लगा सकते, नहीं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, कंपाउंड नहीं रहेगा। He would always help me, वो मेरी हमेशा हेल्प करेगा। he was वो हमेशा मेरी हेल्प करता था। he was my close friend, वो मेरा क्लोज फ्रेंड था। तो रीजन ये है और रिजल्ट ये है, क्लोज फ्रेंड था, उसका रिजल्ट ये है he would always help me। तो अब रीजन को रिजल्ट से जोड़ना है, तो यहाँ आप फॉर लगा दीजिए। he would always help me for he was my close friend। his decisions were well conceived, he never failed in his mission। तो ये क्या था, ये रिजल्ट था, he never failed in his mission, और ये क्या है, रीजन है। अब आपको रीजन को इधर ला करके अगर यहाँ ला करके ज्वाइन करना है तो फॉर का यूज करेंगे। he never failed in his mission for his decisions were well conceived। आगे देखिए, the sentences showing real contrast are joined by yet, but और still। तो रियल कॉन्ट्रास्ट को शो करने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम ये कंजंक्शंस लाते हैं, yet, but या still का यूज करते हैं। ठीक है, रियल कॉन्ट्रास्ट किसको कहते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज या कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आइडियाज तो कॉन्ट्रास्टिंग है बट दे आर नॉट डिस्टर्बिंग ईच अदर, दैट इज कॉल्ड अनरियल कॉन्ट्रास्ट। तो रियल कॉन्ट्रास्ट को ज्वाइन करने के लिए हम yet, but या still का यूज करेंगे। जरा देखिए, केदारनाथ वैली ऑफर्स breathtaking नेचुरल सीनरी, इट इज नॉट इजिली एक्सेसिबल, ये आसानी से एक्सेसिबल नहीं है, आसानी से पहुंच नहीं सकते आप। तो क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रास्ट है, एक्सेसिबल नहीं है। ब्रेथ टेकिंग नेचुरल सीनरी को तो ऑफर करती है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, तो ये हम बट लगा सकते हैं
यट लगा सकते हैं, ऐसे यूज करेंगे। केदारनाथ वैली ऑफर्स ब्रेथ टेकिंग नेचुरल सीनरी बट इट इज नॉट इजिली एक्सेसिबल। आगे देखिए, ही इज एन इंटीमेट फ्रेंड ऑफ माइन, ही डज नॉट ट्रस्ट मी एट ऑल। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट, ये देखिए देख रहे हैं, ये रियल कॉन्ट्रास्ट है। वो मेरा इंटीमेट फ्रेंड तो है, इंटीमेट मीन्स क्लोज, ही डज नॉट ट्रस्ट मी एट ऑल, और मेरे ऊपर यकीन करता नहीं। तो फिर ये एक कॉन्ट्रास्ट। He is an intimate friend of mine, yet or but or still he does not trust me at all. Next rule देखिए, the sentences showing unreal contrast are joined by whereas or while। और जब unreal contrast होता है, जहाँ contrasting things एक दूसरे को disturb नहीं करते, तो उसको हम whereas या while से join करते हैं। देखिए while आपका adverb clause of time को भी join करता है, वहां पर ये subordinating conjunction होता है, और यहाँ ये अनरियल कॉन्ट्रास्ट को ज्वाइन करता है, तो यहाँ पर ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। मल्टीपल वेज में यूज होता है। द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, द बॉयज डिड नॉट प्ले। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन अगर बॉयज ने प्ले नहीं किया तो फिर ये गर्ल्स पर कोई इफेक्ट नहीं है इसका, और गर्ल्स ने प्ले किया तो इसका बॉयज पर कोई इफेक्ट नहीं है। यानी कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं, लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो ये अनरियल कॉन्ट्रास्ट। The girls played volleyball whereas or while the boys did not play. His father was very wise. He is a foolish fellow. अब देखिए फादर वाइज है, वो foolish fellow है, तो कॉन्ट्रास्ट तो है, लेकिन फादर के वाइज होने पर कोई इसका इफेक्ट नहीं है, और फादर के वाइज होने का इसके फुलिश होने पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसकी फुलिशनेस दूर नहीं हुई। तो अनरियल कॉन्ट्रास्ट, हिज फादर वाज वेरी वाइज whereas or while he is a foolish fellow. Two negative sentences having different subjects, same objects, same verbs, same complements are joined by neither nor। अब इसमें एक चीज देखना है, कुल मिलाकर जो नोट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूल बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो इसमें एक चीज मैं बता दूं कि इन अगर मान लीजिए सेंटेंस में एक चीज तो सेम है, बाकी चीजें डिफरेंट है, या तो आपके सब्जेक्ट सेम है, बाकी चीजें डिफरेंट हैं, या पता चला वर्ब्स सेम है, बाकी चीजें डिफरेंट हैं, तो जो चीजें डिफरेंट होंगी उन्हीं को ज्वाइन, उन्हीं के पहले ये नीदर नॉर यूज होगा। तो जरा देखिए ये क्या है कि he did not come to visit me, he did not write me any letter। अब देखिए ये ही सेम है, तो यहाँ नीदर नहीं आना है, did not सेम है, यहाँ नहीं आना है। अब देखिए यहाँ आइए, कम और राइट यहाँ से डिफरेंट आया, तो यहाँ आएगा नीदर, यहाँ आएगा नॉर। जब नीदर नॉर आएगा तो नॉट हटेगा, तो डिड भी हट जाएगा दोनों साइड से, तो क्या होगा, सेकंड फॉर्म आएगा, ही नीदर केम टू विजिट मी नॉर रोट मी एनी लेटर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है, ही कैन नॉट बाई अ कार, हिज ब्रदर कैन नॉट बाई अ कार। अब देखो यहाँ ही सब्जेक्ट है, यहाँ हिज ब्रदर है, ये डिफरेंट है, और बाकी कैन नॉट बाई अ कार, कैन नॉट बाई अ कार ये सेम है। तो अब एक आएगा यहाँ ही के पहले, एक आएगा हिज ब्रदर के पहले, नॉट दोनों से हट जाएगा, और कैन एक ही जगह यूज होगा क्योंकि बाकी तो सेम ही है। क्या करेंगे, नीदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन बाई अ कार, ऐसे मतलब एक चीज डिफरेंट होगी और बाकी चीजें सेम होगी, ये देखना होगा। Two affirmative sentences having different subjects, different objects, different verbs, different complements are joined by either or, या तो अकेले और से, या तो इसमें भी यही होता है, ये थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, इसमें भी यही है कि one thing is different, the rest of the things are similar। बाकी चीजें सिमिलर होती हैं, एक चीज डिफरेंट होती है, ये यहाँ थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, ये सभी में डिफरेंट लिख दिया गया है, लेकिन आप देखिए कि वन थिंग इज डिफरेंट, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर। ही मे विन द प्राइज, हिज सिस्टर मे विन द प्राइज। तो देखिए यहाँ ही और हिज सिस्टर ये आपके डिफरेंट हैं, बाकी तो मे विन द प्राइज और मे विन द प्राइज ये तो सेम है। तो क्या करेंगे, आइदर ही और हिज सिस्टर मे विन द प्राइज, दोनों की पॉसिबिलिटी है तो विन तो एक ही करेगा, तो एक दूसरे का ऑप्शन बनते हैं। The shopkeeper must replace the defected product, he must return my money। अब दोनों चीजें कंपलसरी कर दी, तो दोनों तो नहीं हो सकते कि मनी भी रिटर्न करेगा, तो ऑप्शन बन रहे हैं एक दूसरे के। और अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट क्या है, शॉपकीपर और ही एक ही है,
और यहां से डिफरेंस आया आपका, मस्ट भी सेम है, रिप्लेस द डिफेक्टेड प्रोडक्ट और रिटर्न माय मनी, ये है। तो एक आपका आइदर आएगा यहाँ और आएगा यहाँ। द शॉपकीपर मस्ट आइदर रिप्लेस द डिफेक्टेड प्रोडक्ट और रिटर्न माय मनी। 9th नंबर देखिए, इफ वन सेंटेंस इज शोइंग कंडीशन एंड द अदर सेंटेंस इज शोइंग पॉजिटिव रिजल्ट, द रिजल्ट शोइंग सेंटेंस इज ज्वाइंड बाय एंड। हाँ, अगर एक आपका कंडीशन को बताएगा और दूसरा कंडीशन के रिजल्ट को, और वो भी पॉजिटिव रिजल्ट, जो एग्रीएबल रिजल्ट हो, एक्सेप्टेबल रिजल्ट हो, उसको तो फिर हम एंड का यूज करेंगे। जैसे देखिए, कीप द डोर्स एंड विंडोज ओपन, यू विल गेट फ्रेश कूल एयर। अगर हम इसको कंडीशनल बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, इफ यू कीप द डोर्स एंड विंडोज ओपन यू विल गेट फ्रेश कूल एयर। तो ये कंडीशनल पार्ट है ना, अब इसमें हमें इफ नहीं लगाना है, ये ऐसे ही लिखेंगे और ये इसका रिजल्ट है। अगर ये कंडीशन पूरी करेंगे तो ये आपको एग्रीएबल रिजल्ट मिलेगा। तो एंड से हमने ज्वाइन कर दिया, कीप द डोर्स एंड विंडोज ओपन एंड यू विल गेट फ्रेश कूल एयर। ट्रस्ट इन गॉड, you need not fear anything in your life, you need not fear anything in your life, ये एक agreeable and acceptable result है, इसको भी आप end से join करेंगे। trust in God and you need not fear anything in your life। if one sentence is showing condition and the other sentence is showing negative result, the result showing negative means disagreeable result or unacceptable result। उसका मतलब सिर्फ नॉट से या नो से नहीं है कि उसमें नॉट या नो आया या नहीं आया, में उसका मतलब है कि एग्रीएबल है कि नहीं, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो द रिजल्ट शोइंग सेंटेंस इज ज्वाइंड बाय और अदरवाइज और एल्स। वी मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल, वी विल बी पनिश्ड। अब देखिए, ये इसमें नॉट नहीं है लेकिन ये एग्रीएबल रिजल्ट नहीं है। वी विल नेवर एग्री टू द पनिशमेंट दैट वी मे गेट और वी मे रिसीव। तो हम उससे कभी एग्री तो नहीं कर सकते, हाँ कोई नहीं चाहेगा कि पनिश हो जाए, ये एग्रीएबल रिजल्ट नहीं है। यहाँ और या अदरवाइज आपको लेना पड़ेगा। वी मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल और अदरवाइज एल्स वी विल बी पनिश्ड, नहीं तो हमें पनिश किया जाएगा। डू नॉट टच पोल, पोल को टच मत करिए, यू विल डाई एट वंस, आप तुरंत डाई हो जाएंगे, यानी आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये डेथ हो जाएगी, ये रिजल्ट तो आप कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे या एक्सेप्टेबल नहीं है, आप एग्री नहीं करेंगे इससे। तो इसलिए आप यहाँ और अदरवाइज या एल्स लाइए। डू नॉट टच द पोल और अदरवाइज और एल्स यू विल डाई एट वंस। ये यहाँ द मिसिंग है, ये मिसप्रिंट है, दैट द पोल होना चाहिए, पर्टिकुलर है। अ सेंटेंस वर्किंग एज नाउन इज ज्वाइंड बाय एंड। एक सेंटेंस अगर नाउन की तरह काम कर रहा है तो फिर वो एंड से ज्वाइन होगा, क्योंकि जो नाउन क्लॉज से ज्वाइन होते हैं आपके सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में, वो सब के सब एंड से ज्वाइन किए जाते हैं कंपाउंड में। जैसे देखिए, ही हैज डन वंडर्स, इट इज नोन टू ऑल, उसने वंडर्स किए हैं, ये सबको पता है। ये इट स्टैंड्स फॉर द सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस यहाँ नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। अगर आप कॉम्प्लेक्स में ज्वाइन करेंगे तो कहेंगे दैट ही हैज डन वंडर्स इज नोन टू ऑल। और अगर आप इसी को कंपाउंड में ले आएंगे तो एंड से ज्वाइन करते हैं, ही हैज डन वंडर्स एंड इट इज नोन टू ऑल। आपको सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है इस सेंटेंस को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ऐसा करेंगे लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं करेंगे। तो जो सेंटेंस नाउन क्लॉज से ज्वाइन करते हैं उन्हीं को एंड से ज्वाइन करते हैं कंपाउंड के स्ट्रक्चर में। दे मस्ट नॉट सरेंडर देमसेल्व्स टू द एनिमी, द किंग इंसिस्टेड ऑन इट। एंड से ज्वाइन करिए क्योंकि यहाँ इट इसके इस सेंटेंस के इक्वल है। देखा जाए तो ये नाउन क्लॉज बन के यहाँ आ सकता है और ऑन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, यानी नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन बन सकती है। लेकिन हम कंपाउंड सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ज्वाइन करेंगे तो हम एंड का यूज करके करेंगे। दे मस्ट नॉट सरेंडर देमसेल्व्स टू द एनिमी एंड द किंग इंसिस्टेड ऑन इट। 12 नंबर रूल देखिए, अ सेंटेंस वर्किंग एज एन एडजेक्टिव इज ज्वाइंड बाय एंड। देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज से जितने सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, वो भी कंपाउंड में आके एंड से ज्वाइन होते हैं। आई हैपन टू सी अ लिटिल गर्ल, शी हैड ब्यूटीफुल लॉन्ग कर्ली हेयर। तो आई हैपन टू सी अ लिटिल गर्ल एंड शी हैड, वैसे आप क्या करते, लिटिल गर्ल हु हैड, ऐसे करके आप बनाते कॉम्प्लेक्स में, लेकिन यहाँ कंपाउंड में आप ये तरीका कर सकते हैं। आई हैपन टू सी अ लिटिल गर्ल एंड
शी हैड ब्यूटीफुल लॉन्ग करली हेयर। एक और काम बता दें आपको, ये जैसे हु से आप यहाँ ज्वाइन करते तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता, लेकिन उस हु के पहले अगर कॉमा ले लेंगे तो उसको भी कंपाउंड ही माना जाएगा। देखो हमने ये काम यहाँ किया। अब आप पूछेंगे ये कैसे होता है, तो मैं बताता हूँ कि ये जो एडजेक्टिव क्लॉज होती है इसके दो तरीके के यूज होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव यूज, एक होता है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूएटिव यूज। तो ये जो कॉमा लेते हैं इसको हम कहते हैं कंटिन्यूएटिव यूज, और जिसमें कॉमा नहीं लेते उसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव यूज। तो जो रेस्ट्रिक्टिव यूज होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है, और जो आपका कंटिन्यूएटिव यूज है वो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। तो ये देखो कंटिन्यूएटिव यूज है और यहाँ इसको भी हम कंपाउंड ही कहेंगे। शी इज रीडिंग अ बुक, इट हैज अ सीरीज ऑफ फेरी टेल्स। तो एक तो एंड से ज्वाइन किया, शी इज रीडिंग अ बुक एंड इट हैज अ सीरीज ऑफ फेरी टेल्स। और दूसरा हमने किया शी इज रीडिंग अ बुक विच कॉमा लेकर के, ये कंटिन्यूएटिव यूज कर दिया एडजेक्टिव क्लॉज का, तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाएगी। विच हैज अ सीरीज ऑफ फेरी टेल्स। तो इस तरीके से ये कंपाउंड सेंटेंस आपने समझा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।